हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज अंकुर दक्ष और मैं अपने चैनल एमडीएन फिजिक्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल सब एवरीथिंग इज फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज की आपकी क्लास है फिजिक्स 11th इंग्लिश मीडियम की क्लास है आपकी, और चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है 3rd। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस। तो मैंने इसके डायमेंशन एनालिसिस निकालनी बता दी थी, उसके आपके यूज चल रहे थे। तो जो पहला टॉपिक था डायमेंशनल एनालाइज का, वो मैंने कल करा दिया था, पिछली वीडियो में कराया था। और जो आज मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है स्टेबल डायमेंशनल फार्मूला बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, या शुद्ध सूत्र ज्ञात करना, या सही सूत्र ज्ञात करना, या सूत्र बनाना बोल सकते हो आप। ठीक है, मेकिंग ए सूत्र। विभिन्न यानी कि अलग अलग क्वांटिटीज़ के बीच जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, वो हम यानी कि आपका जो डायमेंशनल है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन मान रहा हूँ एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने ये मान लिया कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम हैविंग ए बॉब अटैच्ड टू ए स्ट्रिंग दैट ऑक्सीलेटर अंडर द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ द ऑक्सीलेटर ऑफ द सिंपल पेंडुलम depends on its length L, mass of the bob M, and acceleration due to the gravity G. Derive the expression for its time period using method of dimension. मीन्स ये कह रहा है कि अगर एक पेंडुलम लटका हुआ है, जैसे ये है आपका मार्कर है और इससे मैं इससे कुछ लटका दूँ तो ये ऐसे घूमता रहेगा, तो ये पेंडुलम बोल देते हैं इसको, धागे को। ठीक है, तो पेंडुलम लटका हुआ है, वो उसकी लंबाई, उसके मास और ग्रेविटी फोर्स के अकॉर्डिंग क्या डिजर्व कर रहा है। तो आपका टाइम, जो आपका टाइम है उसके लिए आपको फॉर्मूला देना है। मीन्स कहने का मतलब है टाइम का फॉर्मूला निकालना है, इसका जो आपका टाइम है उसका फॉर्मूला निकालना। तो कुछ नहीं करना है, वो आपको देगा कौन क्या है। ठीक है, तो उसने दिया है जो एल है वो क्या आपकी लेंथ है। मैंने क्वेश्चन केवल बोला है, बोर्ड इतना बड़ा नहीं है जो मैं क्वेश्चन लिख दूं यहाँ पे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं आपको नोट्स में वैसे दे दूंगा, बाकी क्वेश्चन बोल दिया है। मैं आपको बोल रहा हूँ एक लेंथ है, पेंडुलम है। पेंडुलम सपोज दैट ऐसा होता है, देखो ये से एक धागा लटका देते हैं ऐसे पेंडुलम, और ये इधर इधर क्रॉसिंग करेगा। ठीक है, तो ये पेंडुलम होता है, ये इसकी लेंथ है एल, और ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा नीचे की ओर। ठीक है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा होगा, और बाकी इसका जो मास होगा एम, उस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, तो एल हो गया आपकी लेंथ, और जी हो गया आपका एक्सेलरेशन आप समझ जाओगे, और एम हो गया आपका मास। ठीक है, अब आपके जो इधर और इधर जो क्रॉसिंग कर रहा है ये क्या आपका टाइम है, पीरियड है। तो पीरियड को, टाइम पीरियड को आपको डिफाइन करना है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखो, तो हम मान लेंगे द डिपेंडेंस ऑफ द टाइम टी ऑन द क्वांटिटीज एल, जी एंड एम एज ए प्रोडक्ट मे बी रिटन एज। हम क्या लिख सकते हैं कि जो टी है, जो आपका टी है, वो इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, लेंथ, एक्सीलरेशन और मास। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिपेंडेंट एल, जी एंड एम। आई रिपीट, जो आपका टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है, जो आपका टाइम पीरियड है वो डिपेंड किस किस पर कर रहा है, लंबाई पर, कितना लंबा धागा है, लेंथ है, और उसके मास कितना भारी है वो, और एक्सीलरेशन कितना ग्रेविटी फोर्स लग रहा है। तीन चीज़ों पर वो डिपेंड कर रहा है, लेंथ, ग्रेविटेशन और मास। ओके, तो आपका मैंने ये कर लिया टी डिपेंडेंट एल, जी और एम। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है यहाँ पे, इसकी पावर ए, बी और सी, ए, बी और सी। ठीक है, अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आप डिपेंडेंट का चिन्ह हटाओगे, निशान हटाओगे, बराबर लगाओगे, डिपेंडेंट हटाकर इक्वल लगाओगे, तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट है के। ठीक है, वो कांस्टेंट क्या है, के। और यहाँ एज इट इज लिख जाएगा एल की पावर ए, जी की पावर बी और एम की पावर सी। ठीक है, और ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आई होप यू आर सब समझ में आ रहा है आपके। और यहाँ पे लिख देंगे जो वेयर है, वेयर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट, के क्या है आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों ओर के भी में सूत्र लिखने हैं, यानी कि डायमेंशन लिखनी है। तो बाई कंसिडरिंग डायमेंशन और बोथ साइडेड।
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सो स्टूडेंट्स बाय कंसीडर डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो वी हैव, हमें क्या मिलता है, जब आप इसकी इक्वेशन लिखोगे दोनों ओर की, तो आपके पास क्या आएगा, जो आपका टी है, टी के टाइम, टी का तो टी होता है डायमेंशन, के कांस्टेंट है, इसका भी मैं सूत्र नहीं लिखा जाएगा, डायमेंशन नहीं लिखी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे जो आपके बची है एल, एल क्या है, लेंथ, और लेंथ की क्या होती है, एल। ओके स्टूडेंट्स, इसकी पावर क्या है आपकी, ए, इसकी पावर मैं अलग से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी पावर क्या हो जाएगी, ए। ओके, अब जो आगे जी है, एक्सीलेशन का क्या होता है, एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, और इसकी पावर कितनी है आपकी, बी, ये रही। और एम, एम का तो होता है मास, एम का होता है एम, क्योंकि एक फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ है, और इसकी पावर है सी। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हम क्या कर लेंगे, टी एज इट इज़ इक्वल टू एल की पावर ए है, एल की पावर बी है, तो क्या बन जाएगी, एल की पावर ए प्लस बी। आई होप यू अंडरस्टैंड, एल की पावर ए और एल की पावर बी, तो एल इंटू ए यानी कि क्या हो जाएगी, ए, एल की पावर ए प्लस बी, और एम जू का तो रहेगा एम की पावर सी, और टी, टी की पावर क्या हो जाएगी, माइनस के टू बी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सब तो आप पे आता होगा। ठीक है, तो आई रिपीट, हमने क्या किया, एक डिपेंडेंट कर लिया कि जिसके लिए हम निकालना चाहते हैं उसे डिपेंड मान लो, वो इन पर डिपेंड करता है, लेंथ, एक्सीलरेशन और मास। जब भी डिपेंडेंट का एक निशान हटाओगे, इक्वल का निशान लगाओगे, कांस्टेंट लगेगा, क्या लगेगा यहाँ पे, कांस्टेंट के, और इसकी पावर होगी ए, जी की पावर बी, एम की पावर सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाय कंसीडर डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड्स, जब हमने दोनों साइड की डायमेंशन लिख ली है, तो टी की हो जाएगी टी, के की कांस्टेंट होती है, कोई डायमेंशन नहीं होती, एल, एल टी माइनस टू, जी की, सॉरी एल की हो गई एल, जी की हो गई एल टी माइनस टू, और एम की हो गई एम। ठीक है, मास है, तो ए इसकी पावर ए थी, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी, सभी की हमने लिख दी है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं, दोनों ओर की घातों की तुलना करेंगे, दोनों ओर की घातों की तुलना करेंगे, तो हम क्या लिख देंगे, ऑन इक्वेटिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो इक्वेटिंग जो आपका हो जाए, ऑन इक्वेटिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब यहाँ पे निकालेंगे, तो जब इधर L की पावर कितनी है, a प्लस बी, ध्यान से देखना केयरफुली, L की पावर है a प्लस बी इक्वल टू, इधर L की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, इधर L है ही नहीं, L की पावर 0 है, तो ये बन जाएगा 0। ओके स्टूडेंट्स, ओके, और इधर m की पावर कितनी है, c, और इधर कितनी है m की पावर, m की पावर इधर कितनी है, m तो है ही नहीं है, m की पावर 0 है। आई होप यू अंडरस्टैंड, m की पावर इधर है ही नहीं है, तो c इक्वल टू 0। केवल पावर को इक्वेटिंग करना है, केवल पावर को, a प्लस बी इक्वल टू 0, क्योंकि l इधर नहीं था, m की पावर c है, इधर m नहीं है तो 0, और इधर तीसरी कंडीशन बनती है आपके पास t, तो आपकी जो t है, t की पावर है माइनस के 2b, और 2b इक्वल टू t की पावर इधर कितनी है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1, दैट्स इक्वल टू b का मान आ जाएगा, ये माइनस के इधर जाएगा, माइनस के 1/2। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। ठीक है, b का मान यहाँ पे रखेंगे, b की जो वैल्यू है वो इसमें रख दो, तो a का मान आ जाएगा आपके पास प्लस के 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास 3 वैल्यू आ चुकी है, 1, 2 और 3, तीनों वैल्यू आपके पास आ चुकी है। c की पावर 0 है, 0 है, a की पावर 1/2 है प्लस के, b की पावर माइनस के 1/2 है। ओके, तो मैं आगे कर दे रहा हूँ, इधर कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, a b c की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट,
ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखनी है। दिस इम्प्लाइज, तो आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स टी इक्वल टू के एल जी और एम, ये इक्वेशन थी। और यहाँ पर ध्यान देना एल की पावर ए है, ए का मान कितना है 1/2, 1/2। और जी की पावर बी है, बी का मान कितना है माइनस के 1/2। ओके स्टूडेंट्स, और एम का मान कितना है, एम की पावर कितनी है सी, और सी का मान कितना है 0, तो ये हो गया 0। किसी की पावर 0 होती है तो 1 होता है, किसी की पावर 0 होती है, आई रिपीट, ए की पावर 0 है तो वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो m को हम नहीं लिखेंगे, t इक्वल टू के, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल की पावर 1/2 और जी की पावर जो माइनस वाली है वो बटे में ले जाएंगे, जी की पावर प्लस के 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इसको ऐसे डिराइव कर सकता हूँ के टी इक्वल टू के एल अपॉन जी की पावर 1/2 हाफ, एल अपॉन यानी कि जो आप टी है टी इक्वल टू के एल अपॉन जी का हाफ। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप सभी लोग जानते होंगे जो किसी की पावर भी, नोट दैट पॉइंट, किसी की पावर हाफ होती है तो उसको हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यू नो दैट एक्स की पावर हाफ है तो वो रूट एक्स हो सकता है, होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डेराइव कर सकते हैं के एल अपॉन जी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास एक फॉर्मूला डेराइव हो गया है, मैं इसको ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ आपको, टी इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन में जी, ये आपके पास फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आंसर हो गया। अब एक छोटी सी बात और रह गई है, लिटिल थिंग, ये जो k है ये कांस्टेंट है, ये k है क्या है कांस्टेंट है। तो आपको अगर k का मान पता होता है तो ठीक है, अगर नहीं पता होता तो आप लिख सकते हो वेयर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर k इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अदरवाइज k का मान पता है तो आप k लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है वहाँ पे k का मान पता होता है, मेरे को पता है, आपको भी पता लग जाएगा, धीरे धीरे पता लग जाएगा। नहीं पता तो आप k को क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं। मुझे पता है यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, तो k की वैल्यू है वो 2 पाई है, कितनी है वो 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन में जी। जब आगे फिजिक्स पढ़ोगे ये फॉर्मूला आपके पास आएगा, जब आगे फिजिक्स पढ़ोगे तो ये फॉर्मूला आपके पास आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, अब दिख गया होगा आपके पास। तो k की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई, तो t इक्वल टू 2 पाई एल अपॉन में g हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई रिपीट, 2 मिनट्स में मैं रिपीट करता हूँ। तो हमें क्या करना था, डायमेंशन का यूज़ करना था। दूसरा टॉपिक था आपका स्टेबल ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला बिटवीन डिफरेंस फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध बनाना था, यानी कि एक सूत्र डिफाइन करना था कि इनके बीच में क्या सूत्र बन सकता है विभिन्न भौतिक राशियों क्वांटिटीज़ के बीच में। तो हमने टाइम के लिए निकाला, टाइम डिपेंड कर रहा था एल जी और एम पर, वो देगा आपको क्वेश्चन में, एल जी और एम पर। इनकी पावर मानी हमने ए बी सी, और डिपेंड का निशान हटाया। जब इक्वल लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लगना पड़ता है हमेशा, कांस्टेंट वो यहाँ पे के है। ये हो गया, दोनों साइड के क्या करेंगे हम, बाय द कंसीडर डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड, दोनों साइड की डायमेंशन लिखी, टी की हो गई टी, एल की हो गई एल और जी की हो गई ये, दोनों ओर की घातक तुलना, यानी कि ऑन इक्वेटिंग डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड, यानी कि जिनकी डायमेंशन थी उनकी हमने इक्वेटिंग करी। दोनों ए बी सी, जो ए बी सी इक्वेटिंग के जो डायमेंशन की वैल्यू आई है, ए बी सी की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रखी। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ गई और हमारा फॉर्मूला आ गया। के का मान पता होगा तो रख देंगे, नहीं पता होगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, केवल ये लिखना है के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई होप सब कुछ आपके समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, एक आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर कीजिए और ऐसे ही फिजिक्स में पढ़ते रहिए। थैंक यू।